टीवी पर दिखाए जाने वाले उत्पाद अक्सर इतने अच्छे लगते हैं कि यकीन करना मुश्किल हो, और जबकि इनमें से कुछ आइटम पैकेज पर बताए अनुसार बिल्कुल वैसा ही काम करते हैं, अन्य में छुपे हुए खतरे या पेटेंट उल्लंघन होते हैं जो बाद में सामने आते हैं। इससे मुकदमेबाजी होती है और कंपनी को करोड़ों डॉलर का नुकसान हो सकता है। ये है 10 ऐसे टीवी पर दिखाए गए उत्पाद जिन पर भारी मुकदमे हुए। नंबर 10, ताला ब्रांड्स का बंच ओ बलून्स। जब भी कोई सफल उत्पाद बाजार में आता है तो आम तौर पर यह केवल समय की बात होती है कि कोई ना कोई उसे कॉपी करने की कोशिश करता है, बजाय इसके कि वह अपनी खुद की कोई मौलिक सोच लेकर आए। यही हुआ 2014 में जब बंच ओ बलून्स नामक उत्पाद लॉन्च हुआ जो ज़ुरू टॉयज का था। यह उत्पाद किसी को भी 1 मिनट में 100 गुब्बारे भरने देता है। इसमें गुब्बारों के स्टेम को नल या पाइप से जोड़कर 100 गुब्बारे एक साथ भरे जाते हैं जो बाद में अपने आप स्टेम से अलग होकर सील हो जाते हैं। ये खिलौना बच्चों को लंबे समय तक व्यस्त रखता है, इसलिए ये तुरंत ग्राहकों में लोकप्रिय हो गया। हालांकि जैसा कि अक्सर होता है, ज़ुरू ने जल्द ही महसूस किया कि एक और कंपनी ताला ब्रांड्स ने उसके पेटेंट की नकल कर ली है और इसके बाद मुकदमा शुरू हो गया। उस साल जून में एक जज ने बेड बाथ एंड बियॉन्ड के खिलाफ प्रारंभिक निषेधाज्ञा जारी की जो ताला ब्रांड्स का बलून बोनंजा बेच रहा था, शायद ये जाने बिना कि पेटेंट ज़ुरू का है। लेकिन ताला ब्रांड्स ने 2 और उत्पाद जारी किए थे जो पेटेंट कानून का उल्लंघन करते थे, बैटल बलून्स और इजी आइंस्टाइन। इन तीनों उत्पादों पर 3 साल तक रोक रही जब तक निषेधाज्ञा थी और मामला ट्रायल तक पहुंचा। जांच में पाया गया कि ताला ब्रांड्स और उसकी उत्पाद बेचने वाली कई दुकानों ने जानबूझकर पेटेंट नियमों का उल्लंघन किया और ताला ब्रांड्स की अपीलों के बावजूद वे केस हार गए। जज ने बताया कि ताला ब्रांड ने सिर्फ ज़ुरू के डिजाइन का इस्तेमाल कर बाहरी आवरण में मामूली बदलाव किए ताकि उत्पाद अलग दिखे। ये एक जानबूझकर किया गया कृत्य था और अपेक्षा के अनुसार ताला ब्रांड्स को $12.3 मिलियन हर्जाना देने का आदेश मिला। 10 और 1/4 मिलियन खोए हुए मुनाफे के लिए दिए गए $2 मिलियन उचित रॉयल्टी के लिए और $67,000 विभिन्न खुदरा विक्रेताओं द्वारा अतिरिक्त उल्लंघन के लिए दिए गए, जिससे ये कंपनी के इतिहास की सबसे महंगी गलतियों में से एक बन गई। नंबर 9, जब भी हम किसी ऑनलाइन सेवा के लिए साइन अप करते हैं या ऑनलाइन उत्पाद खरीदते हैं तो हमें चेतावनी दी जाती है कि बारीकी से शर्तें पढ़ें, क्योंकि कुछ बेईमान कंपनियां जानबूझकर अपने ग्राहकों से अधिक पैसे वसूलने की कोशिश करती है और इस प्रक्रिया में अच्छा मुनाफा कमाती है। ईमानदारी से कहे तो हम में से ज्यादातर लोग शर्तें नहीं पढ़ते, क्योंकि ज्यादातर कंपनियां कानून के दायरे में काम करती हैं। लेकिन 2017 में गथी रैंकर के साथ ऐसा नहीं था, जब उन्होंने एक गंभीर गलती की जिसकी वजह से कंपनी को करोड़ों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा। गुथी रैंकर दुनिया की प्रमुख डायरेक्ट मार्केटिंग कंपनियों में है और उस साल उसे प्रोएक्टिव और रैन के मुहासों की दवा व हेयर केयर उत्पाद बेचने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। ये उत्पाद प्रतिष्ठित कंपनियों द्वारा बनाए गए थे और जल्दी बिके, पर रिलीज के कुछ महीनों बाद ग्राहकों ने गथी रैंकर पर धोखा देने की शिकायत की। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा लगा था कि उन्होंने एक तय कीमत पर सिर्फ एक सेट उत्पाद खरीदा है, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। अगले महीने उनके कार्ड से फिर पैसे कटे और वही उत्पाद फिर भेजा गया। ऐसा ही मामला प्रोएक्टिव और रैन उत्पादों के साथ भी हुआ और इसकी जांच शुरू की गई। कंपनी ने ऑर्डर फॉर्म में ऑटो रिन्यूअल फंक्शन छुपाया था, जिससे ग्राहक अनजाने में मासिक रिन्यूअल के लिए साइन अप कर रहे थे। उनकी मेहनत की कमाई हर महीने के अंत में उनके बैंक खातों से निकाल ली जाती थी, जबकि उन्हें ये बताया भी नहीं गया था कि ऐसा होगा। कैलिफोर्निया के उन ग्राहकों की ओर से मुकदमा दायर किया गया जिन्होंने प्रोएक्टिव उत्पाद खरीदे और सच्चाई सामने आ गई। कोर्ट ने पाया कि गथी रैंकर ने ऑटो रिन्यूअल और निरंतर सेवा की शर्तों की सही जानकारी नहीं दी थी और उन्हें $15.2 मिलियन नकद और उत्पाद वाउचर देने का आदेश दिया गया 2019 में, और लगातार शिकायतों के बाद दूसरा मुकदमा दायर किया गया और एक सरकारी टास्क फोर्स ने जांच शुरू की। आरोप फिर सही पाए गए। कंपनी को समझौते के तहत $8.5 मिलियन चुकाने पड़े।
इसमें $1.2 मिलियन का सिविल जुर्माना और $7.3 मिलियन उपभोक्ता प्रतिपूर्ति के रूप में शामिल थे, क्योंकि कंपनी ने उन उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी की थी जिन्होंने गलत तरीके से भरोसा किया था कि वे सुरक्षित हाथों में हैं। इससे कई नीतियों में बदलाव किए गए, जिससे यह सुनिश्चित किया गया कि गति रैंकर के किसी भी ग्राहक जिन्होंने ऑनलाइन उत्पाद खरीदे हैं उन्हें किसी भी ऑटो रिन्यूअल और बार बार होने वाली सब्सक्रिप्शन के बारे में पूरी तरह से जानकारी दी जाएगी। नंबर 8, टॉमी कूपर एक ब्रांड है जो स्पोर्ट्स परिधान और वेलनेस उत्पादों जैसे कंप्रेशन स्लीव्स, ब्रेसेस, पोस्चर सपोर्ट शर्ट्स और ऑर्थो रिकवरी जूते दस्ताने के लिए जाना जाता है। ये ब्रांड खास है क्योंकि इनके कॉपर फिट कपड़ों में तांबा और जिंक मिलाया गया है, जिससे कपड़ों पर बदबू पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुकती है। साथ ही उनके 4D स्ट्रेच फैब्रिक के साथ, जो उपयोगकर्ता को लंबे समय तक उनके पसंदीदा खेल या गतिविधि का आनंद लेते हुए आरामदायक कंप्रेशन प्रदान करने के लिए बनाया गया है। कुछ लोगों ने इन दावों को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन कईयों को ये उत्पाद जरूरी लगे और शुरुआती बिक्री अच्छी रही। 2022 में विंसेंट पुसिरेली ने कॉपर फिट के खिलाफ क्लास एक्शन मुकदमा दायर किया। शिकायत में कहा गया कि कंपनी के कपड़े और एक्सेसरीज मांसपेशियों के दर्द और जोड़ों की अकड़न दूर करने का दावा करते हैं, पर कई खरीदारों ने बताया कि उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। कॉपर फिट के कपड़ों से उनकी शारीरिक स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ा और उन्हें लगा कि उन्होंने एक ऐसे उत्पाद के लिए प्रीमियम कीमत चुकाई जो अपने वादों पर खरा नहीं उतरा। अधिकांश खरीदारी ग्राहकों ने टीवी विज्ञापन देखने के बाद की, हालांकि ये कपड़े कई रिटेल स्टोर्स पर भी थे। इनमें डिक्स स्पोर्टिंग गुड्स, राइट एड, टारगेट, वॉलग्रीन्स, वॉलमार्ट, CVS थे। ये ऑनलाइन भी खरीदने के लिए उपलब्ध थे, जैसे कि अमेज़ॉन पर या कॉपर फिट की अपनी वेबसाइट पर। इन समस्याओं के सामने आने से पहले इन उत्पादों का प्रचार पूर्व NFL स्टार्स ब्रेट फावरे और जेरी राइस के साथ साथ मशहूर अभिनेत्री ग्विनेथ पाल्ट्रो ने भी किया था। अदालत की कार्यवाही के दौरान ये खुलासा हुआ कि इन उत्पादों में मिलाया गया तांबा कभी भी उपयोगकर्ता के शरीर में अवशोषित नहीं होता, और अगर होता भी तो भी इससे किसी भी तरह का चिकित्सीय लाभ या स्वास्थ्य लाभ नहीं मिलता। विवादित कंप्रेशन कपड़ों में कोएंजाइम Q10 भी मिलाया गया था, जिसके बारे में कॉपर फिट ने दावा किया था कि यह शरीर में अवशोषित होकर डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करेगा, लेकिन ये दावा भी झूठा पाया गया और ग्राहक नाराज रह गए। 2011 से 2014 के बीच कंपनी ने इन उत्पादों की लगभग $87 मिलियन की बिक्री की और अदालत ने फैसला किया कि इसमें से कुछ राशि वापस करनी होगी। कॉपर फिट को उनके उत्पादों के बारे में झूठे दावे करने के लिए $1.35 मिलियन का भुगतान करने का आदेश दिया गया, जिसमें से $7,50,000 उनके खिलाफ दायर क्लास एक्शन मुकदमे के निपटारे के लिए थे। पावर प्रेशर कुकर एक्सेल के रिलीज होने के बाद जब इसने उपयोगकर्ता को चोट पहुंचाई तो यह चिंता का विषय बन गया। टीवी पर दिखाया गया इलेक्ट्रिक मल्टी कुकर ट्राई-स्टार प्रोडक्ट्स ने बनाया था। यह कुकर 6 और 8 क्वार्ट साइज में उपलब्ध था और इसमें चिकन, बीफ, पोर्क जैसे मांस के लिए 1 टच सेटिंग दी गई थी, जिससे ग्राहकों को खास सुविधा मिलती थी। अंदर का बर्तन नॉनस्टिक, हटाने योग्य, धोने योग्य है और डिश वॉशर में भी सुरक्षित है। इसका मतलब था कि मांस को प्रेशर कुकर में डालने से पहले उसे सीयर किया जा सकता था, जिससे ये सुनिश्चित होता था कि वो अंदर से नम बना रहे। ढक्कन को अपनी जगह पर लॉक किया जा सकता था और इसे खास तौर पर इस तरह से डिजाइन किया गया था कि अगर वह गलत तरीके से बंद हो जाए तो दबाव बाहर निकाल दे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता थी, क्योंकि प्रेशर कुकर से होने वाले हादसे बेहद गंभीर हो सकते हैं। ढक्कन तभी खोला जा सकता था जब अंदर का दबाव पूरी तरह निकल जाता, जिससे एक अतिरिक्त सुरक्षा मिलती थी। इन वादों के साथ कुकर तेजी से बिका, लेकिन 2017 में 6 ग्राहकों ने ट्राई-स्टार के खिलाफ मुकदमा किया, यह कहते हुए कि पावर प्रेशर कुकर दोषपूर्ण और बेहद खतरनाक था। फिलाडेल्फिया में दायर की गई शिकायत में 6 वादियों ने कहा कि उनका प्रेशर कुकर अचानक फट गया और उसमें विस्फोट हो गया, जिससे उबलता हुआ तरल बाहर निकलकर उन पर छिड़क गया और उन्हें गंभीर चोटें आईं। उन्होंने कहा कि उन्होंने निर्देशों का पालन किया और विस्फोट कुकर की कम से कम एक सुरक्षा सुविधा के विफल होने से हुआ। थोड़े समय में 16 और लोगों ने ट्राई-स्टार पर मुकदमा दायर किया, आरोप लगाया कि कुकर का डिजाइन गलत था और बर्तन खराब होने पर उन्हें भी जलने की चोटें आईं। इनमें से अधिकांश घटनाएं
तब हुई जब बर्तन का ढक्कन पूरी तरह से प्रेशर में होने पर अचानक उड़ गया। इसलिए उन्होंने आरोप लगाया कि ट्राइस्टार के कुकर सुरक्षित होने के दावे झूठे थे और कंपनी ने भ्रामक मार्केटिंग की थी। इसके अलावा कंपनी ने पहले दर्ज की गई इसी तरह की शिकायतों को नजरअंदाज कर दिया था और उसे प्रभावित ग्राहकों को क्रेडिट के रूप में भुगतान करने का आदेश दिया गया। साथ ही $1.98 मिलियन वकीलों की फीस के रूप में भी देने का आदेश दिया गया। नंबर 6। आजकल दुकानों में एकदम नया एप सर्कल प्रो मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यह प्रोडक्ट 2012 में एक क्लास एक्शन मुकदमे का केंद्र बना था, जिसके परिणाम स्वरूप उस मार्केटिंग कंपनी को जिसने इस प्रोडक्ट का विज्ञापन किया था अपने ग्राहकों को कई मिलियन डॉलर की रिफंड राशि चुकानी पड़ी थी। ऐप सर्कल प्रो एक घरेलू कोर और एप्स मजबूत करने वाली मशीन है जो फिटनेस ब्रांड्स इनकॉर्पोरेटेड और फिटनेस ब्रांड्स इंटरनेशनल इनकॉर्पोरेटेड के अनुसार ऊपरी, निचले एप्स और ओब्लिक मसल्स को सक्रिय करती है। यह प्रोडक्ट टीवी पर दिखाए गए विज्ञापनों के जरिए बेचा गया था और शुरुआत में जब यूनिट्स तेजी से बिकने लगी तो ये ग्राहकों के बीच हिट जैसा लग रहा था, लेकिन ये तब खत्म हो गया जब पता चला कंपनी के वजन घटाने और मसल्स मजबूत करने के दावे बढ़ा चढ़ाकर बताए गए थे। टीवी विज्ञापनों में दावा किया गया कि एबी सर्कल प्रो के रोजाना 3 मिनट इस्तेमाल से यूजर्स 2 हफ्ते में 10 पाउंड वजन घटा सकते हैं और ये विज्ञापन साल में 10,000 बार टीवी पर चले। इन दावों के कारण ग्राहकों ने प्रति यूनिट $200-250 दिए और 2 हफ्तों में नतीजों की उम्मीद की, लेकिन जब दावे झूठे निकले तो वे निराश हो गए। इन विज्ञापनों में जेनिफर निकोल ली ने दावा किया कि उन्होंने ऐप सर्कल प्रो से 80 पाउंड वजन घटाया, पर उनके आंकड़े भी बढ़ा चढ़ाकर बताए गए थे। उन्हें आदेश दिया गया कि वे फिर कभी झूठा दावा न करें कि इस मशीन ने उनके वजन घटाने में योगदान दिया है और उन सभी ग्राहकों को रिफंड दे जिन्होंने इस उत्पाद को खरीदने के लिए धोखे में आकर रिफंड की मांग की थी। नतीजतन फिटनेस ब्रांड्स को समझौते के तौर पर $1.2 मिलियन चुकाने का आदेश दिया गया, जबकि डायरेक्ट होल्डिंग्स अमेरिका इनकॉर्पोरेटेड, डायरेक्ट एंटरटेनमेंट मीडिया ग्रुप इनकॉर्पोरेटेड और रीडर्स डाइजेस्ट ने $13.8 मिलियन चुकाया। हालांकि ये मामला यही खत्म नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी को अभी भी अपने ग्राहकों को रिफंड देना था और अनुमान है कि उन्होंने कुल मिलाकर $25 मिलियन से भी ज्यादा की राशि चुकाई। इस मामले के बाद उपभोक्ताओं को याद दिलाया गया कि वे फिटनेस उपकरणों से जुड़ी विज्ञापन दावों का सावधानी पूर्वक मूल्यांकन करें और अन्य भ्रामक उत्पादों से संबंधित किसी भी इसी तरह की समस्या की रिपोर्ट करें। नंबर 5। वजन घटाने वाले उत्पाद अच्छी बिक्री करते हैं क्योंकि करोड़ों लोग खुद को अधिक वजन वाला मानते हैं और इन उत्पादों से आदर्श वजन पाने की उम्मीद करते हैं। हालांकि ऐसा हमेशा नहीं होता। इन उत्पादों का उपयोग बिना पूरी तरह से शोध किए और सबसे महत्वपूर्ण, किसी भी सप्लीमेंट को लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लिए बिना करना बहुत बुरा विचार हो सकता है, खासकर जब वे आपके शरीर की माप में सेंटीमीटर घटाने का दावा करते हैं। 2000 के दशक के मध्य में डाइटरी सप्लीमेंट उद्योग का ध्यान मुख्य रूप से हुडिया गॉर्डोनी पर था, जो एक रेगिस्तानी रसीला पौधा है जिसे उस क्षेत्र के आदिवासी लोग पहले भूख मिटाने के लिए इस्तेमाल करते थे। इस पौधे के कथित वजन घटाने वाले गुणों का उपयोग कई अलग अलग उत्पादों में किया गया और कई कंपनियों द्वारा इसका प्रचार किया गया, जिन्होंने दावा किया कि यह ग्राहकों को बिना किसी मेहनत के वजन कम करने में मदद करेगा, क्योंकि यह दिमाग को ऐसा महसूस कराता है जैसे उन्होंने अभी अभी खाना खाया हो। उन्होंने दावा किया कि कोई भी व्यक्ति अपनी दैनिक कैलोरी खपत को 1000 से 2000 कैलोरी तक कम कर सकता है और यह भी जोड़ा कि इन उत्पादों की प्रभावशीलता क्लिनिकली और वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुकी है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं था। इसके अलावा उन्होंने ये हानिकारक दावा भी किया कि इन उत्पादों का उपयोग मोटापे के खिलाफ एक प्रभावी इलाज के रूप में किया जा सकता है, बिना उपयोगकर्ता को किसी भी प्रकार के कठोर या प्रतिबंधात्मक आहार पर गए बिना। इसे समझाने के लिए बाजारिया ने कहा कि इन पौधों में एक विशेष अणु होता है जिसे P57 कहा जाता है। उनका दावा था कि यह अणु सीधे मस्तिष्क के उस हिस्से के साथ संपर्क करता है जो भूख को नियंत्रित करता है, जिसे हाइपोथैलेमस कहा जाता है। इन दावों के बावजूद कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला और 2009 में फेडरल ट्रेड कमीशन ने इन सप्लीमेंट्स के बाजारियों पर सख्ती की। उन पर झूठे, भ्रामक और बिना आधार के स्वास्थ्य लाभ के दावे करने का आरोप लगाया गया और ग्राहकों को भ्रामक विज्ञापन देने का भी आरोप लगा, जिसमें अन्य सामग्री भी शामिल थी जो उनके दावों को झूठे तरीके से प्रमाणित करती थी। न्यूट्रास्यूटिकल इंटरनेशनल
एलएलसी और स्टेला लैब्स एलएलसी का नाम इस मुकदमे में लिया गया। साथ ही 4 व्यक्तियों डेविड जे रोमेरो, डेबोरा बी विक्री, क्रेग पैटन और जोल्टान फ्लाविनी का भी नाम शामिल था, जो इन कंपनियों का अपने अपने पदों पर प्रतिनिधित्व कर रहे थे। रोमेरो और उनकी कंपनियों को हुडिया गोल्डोनी से संबंधित किसी भी तरह के वजन घटाने के दावे करने से प्रतिबंधित कर दिया गया और उन्हें अपने वर्मोंट स्थित अवकाश ग्रह को जब्त करने का आदेश दिया गया या फिर $22.5 मिलियन का जुर्माना भरने का सामना करना पड़ा। पेटन की संपत्तियां पहले ही एक असंबंधित मामले में जब्त कर ली गई थी और विक्री को $4 मिलियन का भुगतान करने का आदेश दिया गया जब यह पता चला कि उन्होंने झूठा दावा किया था कि उनके पास अपने खिलाफ फैसले की राशि चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं। नंबर 4, कोई सोच भी नहीं सकता था कि साधारण एयर प्यूरिफायर क्लास एक्शन मुकदमे का कारण बनेगा, लेकिन आयोनिक ब्रीच क्वाड्रा एयर प्यूरिफायर के साथ यही हुआ, जिसे शार्पर इमेज कॉर्प ने 2007 तक बेचा था। यह उत्पाद 2000 के शुरुआती वर्षों में पेश हुआ था। इसमें पंखा या फिल्टर नहीं था, इसलिए कंपनी ने इसे शांत और कम रखरखाव वाला बताया। इसके अलावा उन्होंने दावा किया कि इसमें ज़ेन आयन इफेक्ट का उपयोग किया गया है, जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोपल्सन के जरिए हवा के अणुओं को चार्ज करता है ताकि जिस भी कमरे में इसे रखा जाए वहां हवा का प्रवाह पैदा किया जा सके। इस यूनिट में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर था जो हवा में निगेटिव आयन छोड़कर धूल, डैंडर और पराग कणों को विद्युतित करता था। इन कणों को चुंबकीय पॉजिटिव चार्ज वाली स्टील प्लेट्स की ओर आकर्षित किया जाता था, जिससे कमरे की हवा शुद्ध हो जाती थी। जब इस यूनिट का टेलीविजन पर विज्ञापन किया गया तो ये बहुत लोकप्रिय हो गई, लेकिन ज्यादा समय नहीं बीता कि ग्राहकों ने शिकायतें करना शुरू कर दी। एक व्यक्ति ने बताया कि उसने अपने घर में धूल और पराग की मात्रा कम करने के लिए इन शुद्धिकरण यंत्रों में से एक के लिए सैकड़ों डॉलर खर्च किए थे। कुछ दिनों के उपयोग के बाद उन्होंने देखा कि कलेक्शन प्लेट्स खाली थी और वायु गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं हुआ था। शार्पर इमेज ने दावों को नकारते हुए कहा कि उत्पाद वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है, लेकिन जब और ग्राहक शिकायत करने लगे तो साफ हुआ कि आयोनिक ब्रीज क्वाड्रा एयर प्यूरिफायर में समस्या है। एक समझौता प्रस्तावित किया गया जिसके तहत कंपनी प्रत्येक प्रभावित ग्राहक को $19 का माल क्रेडिट देगी, जिनकी संख्या लगभग 3.2 मिलियन थी। हालांकि ये क्रेडिट वाउचर केवल शार्पर इमेज के अन्य उत्पादों की खरीद के लिए ही मान्य होंगे और इन्हें जारी किए जाने के 1 साल के भीतर इस्तेमाल करना होगा। इन ग्राहकों को शुद्धिकरण यंत्र के लिए ग्रिल अटैचमेंट सिर्फ $60 में खरीदने का अधिकार था, जबकि इसकी सामान्य कीमत लगभग $40 थी। शार्पर इमेज को वकीलों की फीस के रूप में भी $1.8 मिलियन चुकाने का आदेश दिया गया था और जबकि समझौते की कुल राशि अज्ञात है, माना जाता है कि इससे कंपनी को कई मिलियन डॉलर का खर्च आया। नंबर 3, कुछ टीवी पर दिखाए गए उत्पाद सिर्फ करोड़ों के मुकदमों का कारण नहीं बनते, बल्कि इससे भी बुरा हो सकता है, जैसा केविन ट्रूडो के मामले में हुआ, जो इन्फोमर्शियल सेल्समैन और वैकल्पिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए जाने जाते थे। उन्होंने वजन घटाने की रणनीतियों का प्रचार किया और अपने मार्केटिंग साम्राज्य से वित्तीय सलाह दी। 2007 में उन्होंने द वेट लॉस क्योर दे डोंट वांट यू टू नो अबाउट किताब जारी की। ट्रूडो ने दावा किया कि पाठक एक आसान वजन घटाने के कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, जिसमें वे जो चाहें खा सकते हैं और बिना व्यायाम वजन घटा सकते हैं। हालांकि इसमें रोज सिर्फ 500 कैलोरी लेनी थी और खास हार्मोन का इंजेक्शन लगाना था। उन्होंने उस हार्मोन को एक चमत्कारी पदार्थ के रूप में पेश किया जो बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के स्थायी रूप से वजन कम करने में मदद करेगा, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा जटिल और खतरनाक थी। जिन लोगों ने वो किताब खरीदी वे ये देखकर हैरान रह गए कि उसमें ये निर्देश दिए गए थे कि उन्हें कौन कौन से खाद्य पदार्थ खाने चाहिए, हर दिन कितनी मात्रा में खाना चाहिए, और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उस योजना में व्यायाम का एक नियम भी शामिल था जो उनके इन्फोमर्शियल्स में किए गए दावों का सीधा खंडन करता था। साल 2008 में ट्रूडो की चमत्कारी वजन घटाने का नुस्खा ने उन्हें एक बार फिर कानून के शिकंजे में ला दिया, जब यह स्पष्ट हो गया कि उन्होंने झूठे विज्ञापन किए थे जिससे कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार हो सकता था या इससे भी बुरा हो सकता था। 2004 में निर्धारित आदेश के उल्लंघन पर उन्हें $37 मिलियन से अधिक चुकाने का आदेश मिला। ये तब हुआ
जब उन्होंने झूठा दावा किया था कि उनके एक अन्य उत्पाद कोरल कैल्शियम सुप्रीम से कैंसर, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप समेत कई बीमारियां ठीक हो सकती हैं। लेकिन ये आखिरी बार नहीं था जब वो अदालत में गए। 2014 में उन्हें धोखाधड़ी के लिए 10 साल जेल हुई। जज ने कहा कि ट्रूडो पूरी तरह धोखेबाज है और उन्होंने अपनी मां का सोशल सिक्योरिटी नंबर घोटाले में इस्तेमाल किया। इस समय तक वो 50 साल के हो चुके थे और ये पाया गया कि वो अपनी 20 की उम्र से ही धोखाधड़ी कर रहे थे और हर मौके का फायदा उठाकर लोगों की मेहनत की कमाई ठगते रहे। ट्रूडो ने कहा कि अमेरिकी सरकार उन्हें सताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई और वह 8 साल बाद रिहा हुए। नंबर 2, जो सर्विस इंडस्ट्री में काम कर चुका है वह अपसेलिंग शब्द जानता होगा। ये पूरी तरह से कानूनी तरीका है जिसमें ग्राहक से पूछा जाता है कि क्या वह अपने ऑर्डर में कुछ और चीजें जोड़ना चाहेंगे और वे इसे स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। कुछ कंपनियां इस रणनीति का धोखाधड़ी भरे तरीके से इस्तेमाल करती हैं, जैसा ऑन्टेल प्रोडक्ट्स कॉर्पोरेशन के खिलाफ 2020 में शुरू हुए मामले से पता चलता है। कंपनी पर आरोप था कि उसने टीवी पर देखे गए उत्पाद बेचने के लिए बेट एंड स्विच रणनीति अपनाई और ग्राहकों का अनुचित लाभ उठाया। बेट एंड स्विच योजनाएं ऐसे चलती हैं। व्यवसाय किसी उत्पाद के लिए बेहद कम दाम पर विज्ञापन देता है। कुछ वस्तुओं को प्रीमियम या अत्यधिक आकर्षक बताकर प्रचारित किया जाता है ताकि अधिक से अधिक ग्राहकों को आकर्षित किया जा सके। जब कोई व्यक्ति उस वस्तु को खरीदने का निर्णय लेता है तो कंपनी तुरंत झूठा दावा करती है कि वह बिक चुकी है, सही से काम नहीं कर रही है या फिर वह उनके पैसे के लायक नहीं है। फिर उन पर दबाव डाला जाता है कि वे एक और महंगी वस्तु खरीदें और कई मामलों में छुपे हुए खर्चे भी जोड़ दिए जाते हैं, जिससे ग्राहक को शुरुआत में जितना देना था उससे कहीं ज्यादा भुगतान करना पड़ता है। सितंबर 2020 में पता चला कि ऑन्टेल उत्पादों ने ये तरीका अपनाया और उनके खिलाफ सामूहिक मुकदमा हुआ। ये उन ग्राहकों द्वारा किया गया था जिन्होंने कंपनी के उत्पाद जैसे माइक्रो मैकेनिक खरीदे थे। हगल हुडी, मैजिक पैड, पिग्गी पॉप, आर्कटिक हेयर अल्ट्रा, चिल चेस्ट, डस्ट डैडी, थर्मोपल्स रिलीफ रैप और मिरेकल टीथ व्हाइटनर। इसके परिणाम स्वरूप अदालत के मामले में कहा गया कि ऑन्टेल के उत्पाद विक्रेताओं ने ग्राहकों को प्रचार में भाग लेने के लिए, बहकाने के लिए अस्पष्ट और जानबूझकर भ्रमित करने वाली भाषा का इस्तेमाल किया, जिससे वे ऐसे उत्पाद खरीद बैठे जिनकी उन्हें आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने उत्पादों की संख्या नहीं बताई, ग्राहकों से बिना अनुमति बीमा राशि ली और झूठी 60 दिन की मनी बैक गारंटी का दावा किया। उन्होंने यह नहीं बताया कि प्रोसेसिंग, शिपिंग और हैंडलिंग शुल्क वापसी पर नहीं मिलेंगे, जिससे कई ग्राहकों ने अपेक्षा से अधिक पैसे खर्च किए। मुख्यवादी पॉल मार्टिन को अघोषित नगद समझौता मिला, जबकि ऑन्टेल ने लगभग $1 लाख की कानूनी फीस दी। 25 में हुई एक समान मामले में दोषी पक्षों को ऐसे ही योजनाओं को अंजाम देने के लिए, जिसमें उन्होंने ग्राहकों को ऐसी चीजें खरीदने के लिए धोखा दिया जिनकी उन्हें जरूरत नहीं थी, $27.6 अरब तक का भुगतान करना पड़ा। नंबर 1, कुछ धोखेबाजों को अपने पीड़ितों को बड़ी रकम चुकाने के लिए मजबूर नहीं किया जाता, बल्कि इसके बजाय उन्हें उन लाखों डॉलर के कर्ज को माफ करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिसे वे अपना जायज हक बताते हैं, जैसा कि मिस क्लियो की साइकिक रीडर्स नेटवर्क के खिलाफ मामले में देखा गया। ये सेवा 1990 के दशक के अंत में अमेरिका में काफी लोकप्रिय हुई थी। इसे मिस क्लियो द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो खुद को जमैका की एक शेमन बताती थीं और दावा करती थीं कि वे टैरो कार्ड पढ़कर लोगों का भविष्य बता सकती हैं। 90 के दशक के अंत और 2000 के शुरुआती वर्षों में मिस क्लियो की सेवा के इन्फोमर्शियल्स लगातार देर रात टीवी पर दिखाए जाते थे, लेकिन ये इन्फोमर्शियल्स दिन में भी प्रसारित किए जाते थे। मिस क्लियो ने कहा कि दर्शक 800 नंबर पर कॉल कर 3 मिनट की मुफ्त रीडिंग से अपना भविष्य जान सकते हैं। हालांकि उन्होंने नहीं बताया कि 3 मिनट से ज्यादा लाइन पर रहने पर व्यक्ति अनजाने में प्रीमियम पे पर कॉल लाइन पर भेज दिया जाता था, जिसकी कीमत लगभग $5 प्रति मिनट थी। बाद में पता चला कि मिस क्लियो असल में योरे डेल हैरिस थी और वो जमैका से नहीं थी। वो लॉस एंजलिस में पैदा हुए थे और दर्शकों व कॉल करने वालों को यह यकीन दिलाने के लिए कि उसके पास अलौकिक शक्तियां हैं, नकली जमैकाई लहजे और पगड़ी का इस्तेमाल किया। उनकी खास पहचान वाली कैच फ्रेज थी कॉल मी नाउ, और यह काफी असरदार साबित हुई क्योंकि हजारों लोगों ने उस फ्री लाइन पर कॉल करना शुरू कर दिया। लेकिन महीने के अंत में जब उन्होंने अपना फोन बिल चुकाने की कोशिश की तो उन्हें बुरा झटका लगा। कई शिकायतों के बाद 2002 में
फेडरल ट्रेड कमीशन ने जांच शुरू की, जिसमें मिस क्लियो की असली पहचान और उनकी धोखाधड़ी व्यापारिक गतिविधियां उजागर हुईं। 2002 में साइकिक रीडर्स नेटवर्क, जिसने मिस क्लियो के इन्फोमर्शियल्स और हॉटलाइंस बनाए और चलाए, पर भ्रामक विज्ञापन, बिलिंग और ठगी जैसे आक्रामक वसूली तरीके अपनाने के आरोप लगे। जांच में पता चला कि नेटवर्क ने कॉल करने वालों से करीब $1 अरब की ठगी की थी और उसे उपभोक्ता ऋण में करीब $500 मिलियन माफ करने का आदेश मिला। मिस क्लियो की जिंदगी 2022 की डॉक्यूमेंट्री कॉल मी मिस क्लियो में दिखाई गई थी और साइकिक रीडर्स नेटवर्क को पे पर कॉल सेवाएं बेचने से हमेशा के लिए बैन कर दिया गया।